पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और आज हम बातचीत करेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दविंदर सिंह जी से, जिनके पास जल संसाधन, कृषि तथा अन्य कई विभाग हैं। इनसे कई जानकारियां लेंगे अपने दर्शकों के लिए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहेंगे कि पराली को लेकर जिस प्रकार से, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से भी ये आवाज़ें उठती हैं कि पराली जलती है हरियाणा में, इस बार क्या स्थिति है, नियंत्रण कैसे किया गया और कितने मुकदमे दर्ज हुए अभी तक? देखिए, पराली के बारे में जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ भारत सरकार की मदद से और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके इन सीटू मैनेजमेंट जो बोलते हैं कि भाई पराली में किसान जलाए ना, उसकी बजाय 9 मशीनों का सेट है जिसमें रोटावेटर है, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, इस तरह की मशीनें हैं, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि उस स्ट्रॉ को कट करके या तो मल्चिंग के माध्यम से यानी कारपेटिंग करके फैला के और उस ज़मीन में ही वहीं पर दबा दिया जाए, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट का भी काम करे, और या फिर और ऊपर से सीड डाल दें। और या दूसरा तरीका है जो एक्स सीटू मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें कि उसकी बेल बना के पराली को काटने के बाद, चॉपर से काटने के बाद, और उसकी बेलिंग करके बेलर के माध्यम से उसको, जैसे पेपर मिल हैं, शुगर मिल्स हैं या कंप्रेस्ड बायोगैस हैं, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें उस पराली को इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार से 2 यूजेस हैं और दोनों में किसान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है कि कुछ, जैसे आप लोगों को मालूम है, इंडिविजुअल किसान अगर लेना चाहे मशीनें, ये चॉपर, कटर, रोटावेटर मशीनें वगैरह, तो उसको हर मशीन की कॉस्ट पे 50% सब्सिडी मिलती है। 2 या 3 जितनी मशीनें लेना चाहे, 4 लेना चाहे। और कस्टम हायरिंग सेंटर हैं जो 3 से 6 मशीनें जिन्होंने ली हैं, जो जहाँ यूज़ होती हैं, उनको 80% तक की सब्सिडी है। तो कुल मिला के पिछले 3 सालों का अगर हम ऐड करें इंक्लूडिंग दिस ईयर, तो हमारे कुल लगभग 3800 कस्टम हायरिंग सेंटर हैं जिनको ये मशीनें लगभग हमारी तकरीबन 25,000 के करीब मशीनें दी गई हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल फार्मर्स ऐड करें 10,000, तो कुल मिला के 37,000 के करीब मशीनें हैं हमारी, जो कि अगर वो सारी की सारी डिप्लॉय हैं, उनकी अगर 50% भी यूटिलाइजेशन हो उन मशीनों की, तो भी मिनिमम वो लगभग 15 लाख हेक्टेयर को ट्रीट कर सकती है, मतलब उसमें ट्रीटमेंट हो सकती है। और जो एक्टिव फायर लोकेशंस आईसीआर के थ्रू, हारसेक के थ्रू जो लोकेट की गई, उनका अगर फिगर देखें आप नंबर, और उसमें एरिया कितना जला उसको अगर देखें, तो वो एरिया लगभग 2-2.5 लाख हेक्टेयर ही आता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई सफिशिएंट नंबर ऑफ मशीन्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल फार्मर एंड कस्टम हायरिंग सेंटर, सो दैट इन सीटू या एक्स सीटू ट्रीटमेंट अगर वो करना चाहें तो फार्मर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बेलर मशीन है उसमें तो इस बारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अगर एक्स सीटू मैनेजमेंट में अगर वो बेल बना के अगर स्टॉक कर लेते हैं पंचायत की ज़मीन पर, या उसका यूटिलाइजेशन दिखा देते हैं, कोई खरीद के ले जाता है एग्रीगेटर बीच का आदमी उससे, जैसे मैंने बताया कोई इंडस्ट्री अगर उसको इस्तेमाल करती है कंप्रेस्ड बायोगैस में, पेपर मिल में, शुगर मिल्स में, तो उसको 50 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 20 क्विंटल तकरीबन पराली निकलती है 1 एकड़ में, तो यानी 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करने का निर्णय लिया, जो लगभग 150 करोड़ के करीब फार्मर्स को 150 करोड़ का अमाउंट का प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जो शायद आपने पढ़ा अखबार में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था, और हम भी ये कहना चाहेंगे कि कोई साइंटिफिक प्रॉपर एट्रीब्यूट स्टडी जो है ना, वो कराने की आवश्यकता है कि, और ये जिक्र भी आया है अलग अलग अखबारों में, कि मान लिया दिल्ली का जो पोल्यूशन है, जिसमें कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कई बार कहते हैं कि भाई ये पोल्यूशन का मेजर कारण पंजाब और हरियाणा में पराली है, तो वस्तु स्थिति ये है कि पराली का जो कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें पोल्यूशन में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ये स्टडी करने की आवश्यकता है। जैसे मोटे तौर पे जो मेरे विचार में ये कोई जो इसकी लिमिट है वो 10 से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका अलावा 80-90% पोल्यूशन जो है वो आपका, जैसे कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, व्हीकलर पोल्यूशन है। बल्कि दिल्ली के व्हीकलर पोल्यूशन को रोकने के लिए आपको ध्यान होगा, हरियाणा ने केएमपी का निर्माण भी किया गया, जो चालू हो चुका है, जिसमें कि जो नॉन डिस्टिंक्ट ट्रैफिक है, नॉन डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया जो दिल्ली में जिसका डेस्टिनेशन नहीं है, जिसको मान लिया आगे वेस्ट में जाना, राजस्थान, गुजरात वगैरह, तो वो सारे बाईपास करके जाते हैं। तो हरियाणा की बड़ी भारी कंट्रीब्यूशन है इस केएमपी के बनाने से कि नॉन डेस्टिंग ट्रैफिक अब दिल्ली होकर नहीं जाता है, और बल्कि उसके लिए जो ज़मीन का मुआवजा है उसमें दिल्ली गवर्नमेंट को भी कुछ पैसा बल्कि जो देना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए हमें प्राप्त भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है
कि एक तो ये समझने की आवश्यकता है कि भाई वास्तव में बजाय ये कहना कि सारा ही पोल्यूशन पराली से होता है, ये ठीक नहीं है। नंबर 2, पराली में हमारे हरियाणा में हमने विशेष तौर पे जो ये प्रावधान 2-3 साल में किए हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ मशीन्स आर देयर, कस्टम हायरिंग सेंटर में रेंट पे मिलती हैं इंडिविजुअल फार्मर के पास, जिसके माध्यम से इन सीटू या एक्स सीटू, यानी इन सीटू का मतलब विद इन द फार्म, एक्स सीटू का मतलब उसकी बेल बना के फार्म से बाहर उस पराली को इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। हमने इसका एक पोर्टल भी बना दिया है और उस पोर्टल में ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ गया। जिस तरह कंप्रेस्ड बायोगैस के लगभग 66 प्लांट हैं जो कि पराली की डिमांड कर रहे हैं। इस बार 1.5 लाख टन वो खरीद चुके हैं, 8 लाख टन हमें उम्मीद है वो खरीद लेंगे, और अल्टीमेटली अगर वो सारे प्लांट जब ऑपरेशन में आ जाते हैं तो लगभग 15 लाख टन के करीब वो खरीद लेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भी हमारी बात चल रही है कि लगभग 2 लाख टन वो अपनी बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट में ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास ये है कि इन सीटू एक्स सीटू के थ्रू इस पराली की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान कर दिया जाए, और उसके लिए प्रयास जो 3 साल में हुए हैं काफ़ी उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें एनफोर्समेंट के लिए अभी भी एनवायरमेंटल कंपनसेशन इस साल 15 लाख का इम्पोज किया है, 159 एफआईआर भी दर्ज की हैं। तो खासतौर पे जीटी रोड पे जो हमारा पेडी का एरिया है, करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाला साइड में, वहाँ ये ज़्यादा होता है और वहाँ बाकायदा एफआईआर भी दर्ज की जाती हैं एयर पोल्यूशन एक्ट में, और उसके अलावा हमारे जैसे मैंने कहा एनवायरमेंटल कंपनसेशन का फाइन भी लगाया जाता है। तो सर, इतनी अवेयरनेस जब सरकार अपने स्तर पर कर रही है, फिर ये पराली की घटनाएं जलाने की जो हो रही हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए क्या रणनीति जहन में है? देखिए, इसमें एक तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है। जैसे फार्मर्स को, कुछ साइंटिस्ट का हमारे एचएयू से ही बात हुई है, वो एक और टेक्नोलॉजी उसको भी स्टडी कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, कि क्या पराली को डिकम्पोज किया जा सकता है कि नहीं। 4 जिलों में उनकी स्टडी चली, इसके रिजल्ट दिसंबर तक आएंगे, इस सीज़न के बाद ही आएंगे, अगले बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर वैलिडेटेड साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ही हम उसको प्रयोग करेंगे। और किसानों का इस बारी जो हमारा किसान मेला होता है उसमें भी लगभग 1.5 लाख किसान हमसे जुड़े, उसमें भी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हर खरीफ और रबी के टाइम पे किसानों के साथ पहले मेला फिजिकल करते, इस बारी वर्चुअल किया, उसमें क्रॉप रेजिड्यू ही थीम रखा गया, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। उनको बताया गया कि वास्तव में इन सीटू मैनेजमेंट करने से आपकी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स जो हैं बढ़ भी सकते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। तो इसलिए किसानों को तकरीबन ये होता है कि क्योंकि उनको अगली फसल बोने के लिए क्विकली वो चाहते हैं, जब गैप कम होता है एक फसल और दूसरी फसल में, तो वो पहले तो ये बात होती थी कि भाई अगर मशीनें सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल नहीं होंगी क्वांटिटी में, तो हो सकता है इतने कम समय में जब उनको जरूरत मशीनें नहीं होंगी और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि हमें एकदम बोनी है, तो वन कैन अंडरस्टैंड कि भाई उस वक्त फार्मर ये कहता था भाई या तो तुरंत इसका जो भी समाधान करना है, इसका चॉपर कटर वाला वो कर ले। अब मशीनों की कमी नहीं है, अब एजुकेशन और कम्युनिकेशन की बात है, जो कि हमने उसके लिए अलग से बजट भी रखा है तकरीबन 7-8 करोड़ का, और पंचायतों के साथ सेमिनार किया, सरपंचेस के साथ, किसानों के मेले में जैसे हमने बताया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपना थीम रखा। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि उनको वाइडली ये फिगर कम्युनिकेट की जाए, मतलब ये सारे फ़ायदे बताए जाएँ कि इन सीटू एक्स सीटू मैनेजमेंट से उनको क्या लाभ मिलता है। बाकी किसानों की तरफ से नेचुरली डिमांड ये हो सकती है कि हमारी जो कॉस्ट होती है इसको मैनेज करने की, अभी भी इसके लिए और ज़्यादा हमें पैसा उपलब्ध कराया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको पहले भी इस बारे में चर्चा की है उन्होंने, और वो आगे भी चर्चा चलती रहेगी, और इसकी हो सकता है वो साइंटिफिक स्टडी करके पता भी लगा लें। लेकिन अब मोटे तौर पे अब जो इंसेंटिव हैं, उन इंसेंटिव के आधार पे तकरीबन उनकी कॉस्ट जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि एक तो मशीन सब्सिडी में मिल गई, ऊपर से हमने ये 1000 रुपये पर एकड़ का एक अलग से इंसेंटिव भी दे दिया है। तो इससे एक तरीके से उनकी कॉस्ट जो है, कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती है इसको मैनेज करने की। तो ये जब इसका ये सूचना और इसकी जानकारी पूर्ण रूप से किसानों तक पहुंचेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बाद किसान पराली जलाने का काम नहीं करेंगे। सर, सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा पानी मेरी विरासत, उसकी क्या स्टेज है? उसमें कितने लोग अभी तक जुड़े, कितनी लैंड जो है उसमें अभी तक उपयोग में आने की बात हुई है? हाँ, देखिए, ये बड़ी एक एम्बिशियस स्कीम थी जो माननीय सीएम साहब के जो उनके हृदय के बड़ी क्लोज है, और वो ये मानते हैं नॉट ओनली मेरी पानी मेरी विरासत का जो मुख्य मकसद है वो है कि जो पानी लिमिटेड क्वांटिटी में है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर भी कोई अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं है, इसको हम कैसे कंजर्व करें, कैसे हम ऑप्टिमली ठीक प्रकार से प्रयोग में लेके आएँ, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उनकी जो विरासत है उसको हम आज ही इस्तेमाल ना कर लें। इसलिए इसका नाम दिया गया मेरा पानी मेरी की विरासत के तौर पे इसको देखें। तो इसलिए जो ऐसी फसलें हैं, जैसे धान में नॉर्मल फसल से 4-5 गुना ज़्यादा पानी लगता है, तो एक इंसेंटिव दिया गया कि अगर आप धान छोड़ के मान लिया
आप कपास उगाते हैं या मेज उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, तो उसका ना केवल हम 7,000 रुपये पर एकड़ इंसेंटिव देंगे, बल्कि मेज का हरियाणा एक ऐसा यूनिक प्रदेश है जिसने कि और कई 5-6 फसलों के अलावा, जिसमें मेज में ये कह दिया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम में भारत सरकार 25% तक की इंटरवेंशन की इजाज़त देता है MSP को होल्ड करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ बाकी 75% भी स्टेट अपने बजट से दे के ये अनाउंस कर दिया कि अगर आप मेज को ग्रो करोगे तो 100% मेज की MSP प्रोक्योरमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज के मार्फत करेगी। और इसमें लगभग हमारे पोर्टल पे कुल मिला के जो वेरीफाइड डेटा है उसके मुताबिक लगभग 1 लाख एकड़ जो है मेरी पानी मेरे साथ में दर्ज हुई है, और जिसका बजट का प्रावधान 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरकार ने किया, और वो बाकायदा किसानों को ये इंसेंटिव के तौर पर पैसा दिया जाएगा। सर, हाल ही में आपको, क्योंकि कृषि विभाग भी मिला है, कृषि विभाग के भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आप, तो कृषि विभाग में क्योंकि किसानों से जुड़े हुए जो 3 कानून आए उनको सरल भाषा में किसानों को समझाना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, इन कानून का मकसद ये है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, और एक किसान को ज़्यादा कीमत दिलवाना, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, इसके ऊपर हमने करनाल में हाल में, आपके शायद नोटिस में होगा कि हमने एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स बुलाए थे 150 और एक सेमिनार किया था और खुल के चर्चा की, एक्सपर्ट्स बुलाए हमने उसमें, और उसमें कहा कि एक एक बिल के ऊपर जो भी शंकाएं हैं किसानों की उस पर चर्चा करेंगे, पहले इस बिल को एक्सप्लेन करेंगे। मोटे तौर पे जैसे मैंने बताया कि हरियाणा इकलौता प्रदेश है जहाँ लगभग 7 या 8 ऐसी फसलें हैं जिसमें इस बार ग्राउंड नट भी ऐड कर दिया CM साहब ने, कि स्टेट बजट से 100% MSP पे हम किसान की पूरी फसल को खरीदते हैं। तो इसलिए जो आम तौर पे भ्रांति जो कई बार फैलाई जाती है कि ये कानून आने से MSP पे किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी, जबकि हमारे यहाँ उल्टा है। हरियाणा प्रदेश में तो सिर्फ आपको पता है गेहूं और धान जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट MSP 100% खरीदती है, बाकी सब में PSS स्कीम होती है, प्राइस सपोर्ट 25% तक। हमारे यहाँ लेकिन 7-8 ऐसी फसलें हैं जिसमें मूंग है, बाजरा है, मक्का है, धान है, इस बारी पिछली बार सूरजमुखी थी, इस बारी ग्राउंड नट यानी मूंगफली भी ऐड कर दी है, जिसमें 100% MSP पर स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है। मंडी सिस्टम हमारा इंटैक्ट है, लेकिन MSP के अलावा अगर मान लिया प्राइवेट सेक्टर की लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और सुपीरियर वैरायटी की फसल किसान के साथ अनुबंध करके उगवाना चाहते हैं, और उसके लिए एडवांस में उनको कमिट करते हैं कि MSP से भी मान लिया हम ज़्यादा प्राइस आपको देंगे, तो एक विकल्प के तौर पे अगर किसान को एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो उसमें किसान को फ़ायदा है। तो इसलिए, और ये इस कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ, अगर मान लिया उसको कीमत नहीं मिलती MSP पे तो किसान के लिए मंडी तो फिर भी मौजूद है, तो मंडी में आके वो अपनी फसल बेच सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट कमिटेड है कि MSP पे हम खरीदने को तैयार हैं। तो मकसद ये है कि अगर MSP से ज़्यादा कीमत मिलती है तो क्यों ना मिले किसान को। जब हम किसान की इनकम दुगनी करना चाहते हैं तो उसको एक विकल्प के तौर पे एक एडिशनल फैसिलिटी इस कानून के माध्यम से मिल गई। इसी प्रकार से तो एक तो एग्रीमेंट करने की उसको एक तरीके से इसमें फैसिलिटी मिल गई, दूसरी उसकी प्राइस एडवांस में तय हो गई, और उसमें भी अगर उसको दिक्कत आती है तो क्योंकि किसान एक बड़े कॉरपोरेट से कैसे लीगल लड़ाई लड़ेगा, तो उसमें प्रावधान ये किया गया है कि पहले SDM के पास अपील आएगी अगर कोई डिस्प्यूट है, और फिर उसका डिप्टी कमिश्नर जो कि गवर्नमेंट के ही अधिकारी हैं, जिनका कि नेचुरली रुझान रहेगा कि अपने किसान के हितों को प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए वो अगर आर्बिट्रेशन या कोई इस तरह की डिस्प्यूट आती है उसमें भी उनके हितों का प्रावधान ये भी कह दिया गया है कानून में स्पष्ट रूप से कि अगर उस आर्बिट्रेशन या किसी डिस्प्यूट में मान लिया कोई भी जो अनुबंध हुआ और उसके तहत कोई देय राशि निकलती है किसानों की तरफ कि भाई उसने अपना अनुबंध का पार्ट पूरा नहीं किया, तो उसकी ज़मीन को टच नहीं किया जाएगा, किसान की ज़मीन को हाथ नहीं लगा सकते। अगर कोई भी वसूली, रिकवरी या अनुबंध में कोई देय राशि है, उसके लिए किसान की ज़मीन को किसी सूरत में बेचा नहीं जा सकता है, उसको कोई टच नहीं कर सकते। इस कानून में स्पेशल प्रावधान किया गया कि लैंड कैन नॉट बी सोल्ड। तो ये एक बात हो गई। उसके अलावा एक ये भी इसमें कह दिया गया कि जब ये इस तरह की फैसिलिटी आप करेंगे, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ में ये कह दिया इमरजेंसी है तो अलग बात हो, तो गवर्नमेंट की हमेशा पावर रहेगी। अगर मान लिया कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम पैक हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, गोडाउंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट विकसित देशों के मुकाबले में 15 से 20% वेस्ट हो जाती है। अगर मान लिया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह के कानून होने ज़रूरी हैं जिसमें बहुत ही ऐसे प्रतिबंध लगा दो कि आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ तो उसके ऊपर लिमिट लग गई कि आप इससे ज़्यादा स्टोर ही नहीं कर सकते। तो वो लिमिट अगर हट जाती है तो उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में आज तक बड़ी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की नहीं हुई है, और पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए भी एग्री इंफ्रा फंड क्रिएट किया गया भारत सरकार द्वारा, इसमें 1 लाख करोड़ का प्रावधान है। उसमें भी कोल्ड स्टोरेजेस, पैक हाउसेज, यानी एक तरफ तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर
ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, एक विकल्प दिया जाए किसान को अनुबंध के माध्यम से, या इस प्रकार से कानून बनाने से कि उसको एमएसपी से ज़्यादा अगर कीमत मिलती है तो उसको प्राप्त करके उसकी इनकम में इजाफा हो। तो ये मोटे तौर पे इन कानून का लक्ष्य है। सर एमएसपी को लेकर वैसे तो आपने बताया डिटेल में, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं भ्रम है, किसान कहीं भयभीत है एमएसपी को पर्टिकुलर लेकर। तो जैसे अभी मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी फसलें हैं मोटे तौर पे जो उगाई जाती हैं, जिसमें सूरजमुखी है, बाजरा है, धान है, गेहूँ है, उसके अलावा आपकी ग्राउंड नट इस बारी मैंने जैसे बताया ऐड कर दी है, ये सारी फसलों में हरियाणा सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट कमिटमेंट दी है कि फार्मर्स की सारी फसल मंडी सिस्टम्स के माध्यम से 100% एमएसपी पे खरीदी जाएगी और खरीदी जा भी रही है। अभी फॉर एग्जांपल बाजरे की खरीद अभी चल रही है और लगभग हमारा 30 से 40% ऑलरेडी खरीद हो चुकी है, और इसी तरह मेज की खरीद चल रही है, हमारी मूंग की खरीद चल रही है, धान की खरीद चल रही है। तो किसी भी सूरत में जैसे मैंने कहा कि एमएसपी अगर मान लिया मंडी सिस्टम में आके एमएसपी पे बेचना चाहता तो फार्मर के पास एक ऑप्शन तो ये होगी। मंडी सिस्टम से बाहर वो अनुबंध करके बेचना चाहता है, आप ये बताइए कहीं भी, चाहे हमारे पास पहले जिस तरह हिंदुस्तान में सिर्फ 2 गाड़ियाँ होती थी एम्बेसडर फिएट, टेलीफोन के लिए लाइन में लगना पड़ता था, स्कूटर खरीदने के लिए लम्ब्रेटा वगैरह या एक वेस्पा 2 होते थे। धीरे धीरे जब ये मार्केट खुली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और कंपटीशन बढ़ा तो कंज्यूमर्स के पास भी चॉइस हो गई और आसान हो गया। इसी प्रकार से किसानों को एक तरीके से एक एडिशनल चॉइस दी गई है कि मंडी में बेचना चाहे एमएसपी पे बेच ले, जो कि सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट कमिटेड है। उससे बाहर उसको अगर ज़्यादा कीमत मिलती है तो ज़्यादा ले ले। तो किसान के पास क्लियरली विकल्प एक तरीके से इस कानून के माध्यम से दे दिया गया है। सर जल संसाधन प्रबंधन भी आपके पास है। दक्षिण हरियाणा और अगर सिरसा बेल्ट की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, तो यहाँ पर पानी की स्थिति, जो कृषि उपयोगी पानी है, क्या पर्याप्त है? देखिए, पानी हमारे पास 2 सिस्टम से आता है, तो यमुना से आता है या भाखड़ा से आता है। भाखड़ा में जो हमारा शेयर है वो तय है, निश्चित है, क्योंकि वो इंटरस्टेट एग्रीमेंट जो हमारा हुआ है भाखड़ा बांध में, उसके मुताबिक हमें पानी मिलता है, और उसके मुताबिक ही उस पानी को हम जिस तरह वाराबंदी के थ्रू या रोटेशन सिस्टम के थ्रू उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा प्रयास अब ये है, 2 तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी का इजाफा किया जाए हरियाणा में। एक तो हमारी कोशिश ये है कि एसवाईएल के लिए हमने अब लड़ाई लड़ी, और उसके बाद अब इस स्टेज पे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान ली कि पंजाब ने जो टर्मिनेट किया था एग्रीमेंट वो गलत था और एसवाईएल का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसका सिर्फ लीगल इशू है, हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई एसवाईएल का भी ये डायरेक्शन दे कि भाई इसकी एसवाईएल की अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन इसको बनाया जाए। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कानूनी लड़ाई लड़के उस मुकाम पे ले आए हैं जहाँ पे एसवाईएल कंस्ट्रक्शन से हमें एक्स्ट्रा पानी जो हमारा शेयर का मिल सके, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो वेस्टर्न यमुना कनाल है उसमें बारिशों के दौरान 30-35 दिन बहुत सारा पानी आता है और वो फिर नीचे बह के निकल जाता है। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न यमुना कनाल की कैपेसिटी इतनी बढ़ा दें, कम से कम 5000 क्यूसेक, और पहले अपस्ट्रीम यानी जमुना कनाल की, और फिर डाउन स्ट्रीम जैसे हमारा झज्जर साइड में और जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पे लिफ्ट इरीगेशन से भी होता है, जेएलएन सिस्टम है, इधर हांसी ब्रांच है, इन सब की भी कैपेसिटी बढ़ा के, और ये जो एक्स्ट्रा पानी हमारे पास आएगा इसको हम फ्लो कराएं उस सिस्टम के थ्रू, और चाहे उसको अंडरग्राउंड कहीं स्टोरेज करना पड़े, इस तरह साहिबी नदी वगैरह बहती थी कृष्णावती, वहाँ रेवाड़ी से, वहाँ बांध बना दिया राजस्थान ने, वहाँ काफ़ी इलाका है, चाहे वहाँ उसको रिचार्ज करें एरिया को, या उस पानी को इस्तेमाल करें हम स्टोर करके। तो हमारा मकसद है कि ये बारिश का एक्स्ट्रा पानी मानसून का है, इसको टैप करके इसको इस्तेमाल किया जाए। तो हम अपने पानी के सोर्सेज को बढ़ा रहे हैं। ये हो गया सप्लाई साइड मैनेजमेंट। डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या है कि यानी पानी को किफ़ायत से इस्तेमाल करें। उसके लिए माइक्रो इरीगेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एमआई फंड भारत सरकार ने क्रिएट किया है, 6000 करोड़ का। अकेले 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट हरियाणा को मंजूर कर दिए उन्होंने, जिसमें हम माइक्रो इरीगेशन के थ्रू इस पानी को, नहर का पानी या हमारा इवन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का पानी जो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है, उसको भी ड्रेन्स में छोड़ने की बजाय हम माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएंगे। तो हमारा मकसद है कि हम इस तरह के इनोवेटिव नए नए तरीके ढूंढें जिससे कि हमारा पानी का किफ़ायत से इस्तेमाल हो, डिमांड उसकी जो है मैनेज हो सके, और बहुत ज़्यादा उसका वेस्ट ना हो पानी का, माइक्रो इरीगेशन के थ्रू और इन स्कीमों के माध्यम से, और एक सप्लाई साइड में भी जितना हो सके पानी हम एक्स्ट्रा जनरेट करके किसानों तक पहुँचा सकें। सर क्योंकि इस बार अगर देखा गया पश्चिमी यमुना नहर क्योंकि निकलती है यमुना से ही, तो इस बार हथनीकुंड बैराज की भी स्थिति ये थी कि वहाँ पानी नहीं था पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी दिक्कत रही। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए चुनौतियाँ बढ़ती होंगी, विभाग के लिए चुनौतियाँ बढ़ती होंगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ऑफ लेट थोड़ा पानी यमुना में जिस तरह इस सीज़न में, ऑफ सीज़न में थोड़ा कम होता है बारिशों के बाद, वो है। अदरवाइज़
पहले पानी की कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा में जितना भी पानी भाखड़ा के थ्रू वो है पूरा किया गया, और अभी भी हम कमिटेड हैं कि जहाँ पे सोइंग का सीज़न होगा जैसे अभी, तो पानी जितनी किसानों को ज़रूरत होगी वो जो ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। सर, भावांतर योजना का भी जिक्र आपसे करना चाहूँगा कि भावांतर योजना का इस वक्त क्या स्थिति है, क्या उसमें सबकी पर्याप्त मात्रा में दखल अंदाजी, किसानों का सहयोग सब चल रहा है? देखिए, भावांतर भरपाई 1 जनवरी 18 को हरियाणा ने शुरू की थी, और ये देश का पहला राज्य था जिसने 1,47,763 एकड़ में अब तक 50,000 किसानों को पंजीकृत किया गया। लगभग 4,000 किसानों को 10.88 करोड़ का मुआवजा भी दे दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसमें 10 के करीब हमारी वेजिटेबल्स हैं, और जो कि मेनली हमारा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 85% वेजिटेबल है, 15% फ्रूट है, तो उनको हमने इसमें कवर किया है। और एक उसमें तय हो जाता है कि मिनिमम बेंचमार्क प्राइस इतना ज़रूर फार्मर को मिलना चाहिए, उससे अगर प्राइस डाउन जाता है तो वो डिफरेंस उनको उस प्राइस से, मंडी प्राइस से, मार्केट प्राइस से कंपेयर करके दे दिया जाता है। धन्यवाद सर। तो ये हैं देवेंद्र सिंह जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। कई बड़े विभाग इनके पास हैं, कई चुनौतियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने प्रदूषण को लेकर, पराली को लेकर बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को सारी विस्तार से चर्चा की और बताया कि प्रदूषण जो पड़ोसी राज्य कहते हैं वो 10-15% से ऊपर पराली की वजह से नहीं होता, इसलिए इन बातों में कोई ज़्यादा दम नहीं है। और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था और सब मुद्दों पर इनसे बात की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी,